Hello everyone, welcome back to Biotechnologically. I am Riya Sthana back with another video. लास्ट वीडियो में हमने अमीनो एसिड कंप्लीट कर लिया था, तो इन दिस वीडियो एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट प्रोटीन्स एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड अदर एग्जांपल्स लाइक कोलेजन एंड hemoglobin. We will be discussing about these topics in the upcoming videos. So in this video I will try to explain protein structure, primary, secondary and tertiary structure. So let's start. आई होप दैट ऑल ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक कि प्रोटीन स्ट्रक्चर हम क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज इट डिफाइंस द फंक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोटीन कि वो प्रोटीन जो है वो फर्दर क्या फंक्शन करेगा, कौन सी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा, फॉर एग्जांपल एंजाइम्स. सो इट डिपेंड्स सोलली ऑन इट्स स्ट्रक्चर. सो प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है, और इसलिए हमने रामचंद्रन प्लॉट जो पढ़ा था उसमें भी प्रोटीन स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करने का वो एक मेथड था या फिर एक आइडियोलॉजी थी कि हाँ इस तरह से हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर पता लगा सकते हैं. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको हम 4 लेवल्स पे कंसिडर करते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी. और जो फाइनल स्ट्रक्चर होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, वही फाइनली फॉर्म जो होती है प्रोटीन स्ट्रक्चर की वही डिसाइड करती है कि फंक्शनल प्रॉपर्टी क्या होगी एक प्रोटीन की. सो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम 4 लेवल्स पे समझने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट लेवल होता है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो स्ट्रेट चेन ऑफ अमीनो एसिड्स होती है. एज वी ऑल नो दैट द लीनियर स्ट्रक्चर और द लीनियर असेंबली ऑफ अमीनो एसिड्स joined through peptide bond is referred to the primary structure of protein. So simply जो एक straight chain बन जाती है अमीनो एसिड्स के लिंकेज से थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड, वो हमारा कहलाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से डिफाइन होता है, क्योंकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में जो भी कोडोन्स डिसाइड करेंगे अमीनो एसिड का सीक्वेंस, वही सीक्वेंस हमारा बन जाएगा प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर. प्राइमरी स्ट्रक्चर में ज़्यादा कुछ नहीं समझने के लिए, बस इतना पता होना चाहिए आपको कि वो अमीनो एसिड का सिंपल सीक्वेंस होता है जो अमीनो एसिड अपने आप को अरेंज करते हैं राइबोसोमल ट्रांसलेशन वाले प्रोसेस में, एंड इट फॉर्म्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. तो जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है उसकी वजह से अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस प्रोड्यूस होता है वो बनता है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर. प्रोटीन का अपना एक यूनिक सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड का, एंड ये इनिशिएट करता है प्रोटीन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, और आगे जाके डिसाइड करेगा कि फर्दर सेकेंडरी और टर्चरी स्ट्रक्चर क्या होंगे प्रोटीन के. एंड फाइनली जो फंक्शन बनेगा वो भी इसके ऊपर डिपेंड करेगा ही करेगा, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो भी अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा वो उस फंक्शन को टारगेट करने के लिए ही अरेंज होंगे, एंड फर्दर कॉइलिंग भी उसी चीज़ को टारगेट करने के लिए होगी, उस स्पेसिफिक फंक्शन के लिए. I have mentioned the keyword regarding primary structure of protein. So keywords आप अपने नोट्स में इस तरह से बना सकते हैं, पूरा डेफिनेशन या कुछ भी स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इस कीवर्ड्स को नोट करें और उसके बाद अपना रिवीजन आप इससे क्विक कर सकते हैं. तो इस तरह से भी आप नोट्स बना सकते हैं कि सर्टेन कीवर्ड्स आप ऐसे लिखें कि आपको बस उन कीवर्ड्स को देख के पूरी इन्फॉर्मेशन रिकॉल हो जाए. तो ये भी एक तरीका हो सकता है नोट्स बनाने का. आई एम रिप्रेजेंटिंग इट ओवर हेयर, यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट while preparing your notes. नाउ कमिंग टू द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या बनता है, फर्दर इंटरेक्शन जो होता है एटम्स का. प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का, उनमें जो अमीनो एसिड के ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम्स हैं एंड सर्टेन एटम्स हैं जो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, यानी कि ऐसे सर्टेन स्ट्रक्चर जिनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो नहीं होती है बट कुछ इंटरेक्शन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है. सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी हमारा डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है. प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो था इसका, इसमें कोई सर्टेन हमें इतना डिटेल था नहीं इसमें कुछ पढ़ने का, बट सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज़ वेरी बिग टॉपिक, सो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है. सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के भी टाइप्स आते हैं इसमें, जैसे कि अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट एंड 310 हेलिक्स. आपको पढ़ने पड़ेंगे CSIR नेट एग्जाम के लिए, तो इतना पढ़ना तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही. सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमें देखना है कि इसके जो मेन चेन एटम्स होते हैं वही इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में. जो भी नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनना है, कोई साइड चेन यानी कि R ग्रुप का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का बनाने में. तो इनके बीच में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, R ग्रुप से रिलेटेड कोई भी बॉन्डिंग इसमें नहीं काउंट होती है. सो इसमें मैंशन है कि ये स्टेबलाइज किससे होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से. ये आपको याद रखना है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में स्टेबलाइजेशन में हेल्प कौन करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो कौन से एटम्स के बीच में होती है, जो हमारा अमाइड ग्रुप का हाइड्रोजन है और जो कार्बोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन है, इनके बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग.
तो इसकी वजह से इसकी क्या हो जाती है, फर्दर कॉइलिंग हो जाती है या फोल्डिंग हो जाती है, कुछ ये स्ट्रेट चेन में नहीं रहता है। तो जो स्ट्रेट चेन बनती है हमारे अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन में, हम सिर्फ कॉपी पे ही तो उसको लिखते हैं कि वो स्ट्रेट चेन है, बट एक्चुअल में वो कॉइल होकर इस तरह से कुछ बन जाती है कि वो स्ट्रेट नहीं रहती। तो उस स्ट्रक्चर को हमने बोल दिया सेकेंडरी स्ट्रक्चर, यानी कि सेकेंड लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। फर्दर वी कैन कैटेगराइज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूज ऑफ फाई एंड साई एंगल, क्योंकि फाई और साई एंगल अगर पूरे स्ट्रक्चर में जितने भी हैं वो सेम है। आपको पता होना चाहिए फाई एंगल और साई एंगल कौन सा है। फाई एंगल हमारा होता है कार्बन अल्फा और नाइट्रोजन के बीच में, और जो हमारा साई एंगल होता है वो होता है दो कार्बन्स के बीच में, यानी कि कार्बन अल्फा एंड कार्बन एंड कार्बोक्सिल ग्रुप का कार्बन। सो ये क्या होता है हमारा ओमेगा पेप्टाइड बॉन्ड का जो एंगल होता है, एंड जो हमारा फाई एंगल होता है वो नाइट्रोजन और कार्बन अल्फा के बीच में होता है, और कार्बन अल्फा और कार्बोक्सिल के ग्रुप के बीच में हमारा होता है साई। इसको मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करा है, और ट्रिक भी बताई है कि आप साई एंगल को ये है कैसे याद रख सकते हैं। और मैंने ये भी आपको ट्रिक बताई है कि साई एंगल को आप कैसे लर्न करें कि वो कार्बन एटम के बीच में है, कि वो दो कार्बन एटम के बीच में जो बॉन्ड है उसका एंगल है। So if you haven't watched that video, go check that on my channel and revise your topics. Now इसमें हमें पता है कि पाई और साई एंगल्स के बेसिस पे डिसाइड होता है कि प्रोटीन, फाई और साई एंगल के बेसिस पे डिसाइड होता है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। तो जो फाई और साई एंगल्स होते हैं वो थ्रू आउट द स्ट्रक्चर अगर हमारा सेम रहता है तो रेगुलर स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी फाई एंड साई एंगल बन रहे हैं वही रिपीट होंगे, तो सेम स्ट्रक्चर यानी रिपीटिशन ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट बनेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, रेगुलर स्ट्रक्चर बनेगा। बट अगर ये जो फाई और साई एंगल है वो इरेगुलर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यानी कि इन दोनों की वैल्यूज़ थ्रू आउट द स्ट्रक्चर सेम नहीं है, यानी कि यहाँ पे फाई की वैल्यू अगर 60 डिग्री है प्लस का, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगी फर्दर, एंड फर्दर यहाँ पे क्या हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल -45। तो यहाँ पे क्या है, दोनों फाई एंगल्स के जो है वो सेम नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पे रेगुलरिटी इन स्ट्रक्चर नहीं देखी जा सकती, यानी रिपीटिशन ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट नहीं मिलेगा हमें। तो इरेगुलर और रेगुलर स्ट्रक्चर ये होते हैं हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। इरेगुलर स्ट्रक्चर को हम जनरली नहीं पढ़ते हैं, हम मेनली पढ़ते हैं रेगुलर स्ट्रक्चर को, क्योंकि उनमें हमें रिपीटिशन मिलता है। और इरेगुलर स्ट्रक्चर यूनिक होते हैं, ऑब्वियसली उनके बारे में कुछ ऐसा ट्रेंडी या फिर कुछ रिपीटेटिव नहीं होता है जिन्हें हमें याद रखने की ज़रूरत पड़े। बट हम इसमें क्या करें, और इसलिए हम इसमें क्या कवर करेंगे, रेगुलर स्ट्रक्चर। रेगुलर स्ट्रक्चर भी हमारे डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, हेलिकल भी हो सकता है यानी कि अल्फा हेलिक्स, एंड हमारा बीटा प्लीटेड शीट भी हो सकती हैं। तो इसमें हम आगे कवर करेंगे। आगे हम देखेंगे आगे हम देखेंगे रेगुलर स्ट्रक्चर क्या क्या टाइप्स के हो सकते हैं इन डिटेल। रेगुलर स्ट्रक्चर में हम दो टाइप के स्ट्रक्चर जो देखते हैं, हेलिकल एंड प्लीटेड। उसमें भी हम हेलिकल में समझने की कोशिश करें कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या पॉइंट्स हमें लर्न करने हैं, क्या एंगल रहता है या फिर क्या इंटरेक्शन रहता है, किस टाइप का 310 हेलिक्स देखेंगे हम, और बीटा प्लीटेड शीट देखेंगे प्लीटेड स्ट्रक्चर में। सो लेट्स कंटिन्यू। सो आई हैव ऑल्सो मैंशनड ओवर हेयर कि इरेगुलर स्ट्रक्चर में फाई एंड साई की वैल्यू थ्रू आउट द स्ट्रक्चर सेम रहती है, रेगुलर स्ट्रक्चर में फाई एंड साई की वैल्यू थ्रू आउट द स्ट्रक्चर डिफरेंट रहती है, यूनिक रहती है, कहीं भी सेम नहीं हो पाती है। रेगुलर स्ट्रक्चर में सेम रहती है फाई एंड साई की वैल्यू, और इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि फाई इज इक्वल्स टू साई, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फाई इज इक्वल्स टू साई की बात नहीं हो रही है। फाई 1 इक्वल्स टू फाई 2 इज इक्वल्स टू फाई 3 इस तरह से हो रही है, यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट फाई एंगल बनेगा वो नेक्स्ट फाई एंगल के इक्वल होगा। अगर +60 है तो +60 ही बनेगा। तो ये आपके लिए समझना ज़रूरी है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि फाई एंड साई वैल्यू को हम इक्वल बता रहे हैं, आपस में नहीं, उनके खुद में, यानी कि जो उनका रिपीटिशन हो रहा है उसमें। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अल्फा हेलिक्स फर्स्ट, जो कि रेगुलर स्ट्रक्चर का एक फॉर्म है, एक टाइप है कि हेलिकल और प्लेटेड में हमारा हेलिकल में हम पढ़ सकते हैं अल्फा हेलिक्स, और ये रिजिड और रॉड लाइक हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि अगर ये एक इसकी इमेजिनरी एक्सिस है जो कि अभी आपको दिख रही है, और अल्फा हेलिक्स जो कि इमेजिनरी नहीं है, बट आप उसको इसके अराउंड इमेजिन करिए कि इस तरह से, जैसे डीएनए का आपने हेलिकल स्ट्रक्चर देखा है बुक्स वगैरह में, वैसे इसका भी होता है, और आपने देखा भी होगा। तो ये क्या होगा, इसकी इमेजिनरी एक्सिस, तो इस तरह से ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर हो गया, और ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्टेड हो सकता है। ये अगर हमारी इमेजिनरी एक्सिस है, तो अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करें कि जो
सर्कुलर मोशन है, ये ट्विस्टिंग है वो इस तरह से हुई है या फिर इस तरह से हुई है, यानी कि इस तरह से हुई है तो ये क्लॉकवाइज है, इस तरह डायरेक्शन में हुई है तो एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे ये क्या है हमारा एंटी क्लॉकवाइज और ये हमारा क्लॉकवाइज। तो हमारा दो टाइप्स हो सकती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और जो क्लॉकवाइज होता है हमारा ट्विस्टिंग या फिर अल्फा हेलिक्स का फॉर्मेशन, वो क्या होता है राइट हैंडेड बोलते हैं हम उसको, और लेफ्ट हैंडेड होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो आप इस कलर्ड अंडरलाइन से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्लॉकवाइज जो है वो राइट हैंडेड कहलाता है, और राइट हैंडेड जो अल्फा हेलिक्स फॉर्म होती है वो कम हिंडर्ड होती है, यानी कि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, एनर्जेटिकली फेवरेबल रहता है, और ज़्यादा मोस्टली प्रोटीन्स में हमारा राइट हैंड अल्फा हेलिक्स ही पाया जाता है। लेफ्ट हैंडेड की अगर हम बात करें तो वो ओकेजनली होता है, मतलब अगर कोई प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उसमें कहीं कहीं पे हमें लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स का फॉर्म मिल सकता है, पॉलीपेप्टाइड चेन हो उसमें कुछ अमाउंट में अल्फा हेलिक्स जो है लेफ्ट हैंडेड ट्विस्टेड हो, सो इस तरह से हमें देखने को मिल सकता है ये ओकेजनली प्रोटीन्स में, बट मोस्टली हमें RH अल्फा हेलिक्स यानी राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स ही मिलता है सारे प्रोटीन्स में। और अगर हम बात करें कि अल्फा हेलिक्स को डिस्कवर किसने करा था, तो लिनस पॉलिंग ने करा था, ये मैंने मेंशन कर दिया है, ऑब्वियसली ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आप याद रख सकते हैं, और उन्होंने अल्फा कैरेटिन में ये देखा था। ये जैसे मैंने रामाचंद्रन प्लॉट में एक्सप्लेन करा था कि हमें फाई और साई एंगल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स की, जो कि यहाँ पे है अल्फा हेलिक्स की -57 फाई एंगल है और साई जो है हमारा -48, तो इतना आपको लर्न होना चाहिए कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है, उसमें पूछा जा सकता है कि करेक्ट और इनकरेक्ट में स्टेटमेंट कौन सा है, तो इतना आपको आइडिया होना चाहिए कि अल्फा हेलिक्स का जो फाई और साई एंगल की वैल्यू है वो कहाँ पे लाई करती है। नेक्स्ट पॉइंट सेज कि ये सबसे कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर है और सबसे पहले अल्फा हेलिक्स ही बनता है। सो अगर हम कंपेयर करें प्लीटेड और हेलिकल स्ट्रक्चर में, तो हेलिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा फास्टली बन पाता होगा और तभी ये सबसे पहले बनता है और सबसे कॉमन है, यानी कि मोस्टली हमें क्या देखने को मिलता है हेलिकल स्ट्रक्चर ही मिलता है। सो ये अल्फा हेलिक्स का जो अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये एक पूरा टर्न हुआ, ये पूरा जो स्ट्रक्चर होता है इसमें 3.6 अमीनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं, तो इतने में हमें मिलेंगे 3.6 अमीनो एसिड रेसिड्यू, या फिर हम कह सकते हैं कि एक टर्न में, क्योंकि ये एक टर्न हुआ, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे जब एक टर्न पूरा हुआ तो जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें पूरा एक सर्कल दिखेगा, बट वो अलाइन नहीं होगा। तो जब हमने एक पूरा रोटेशन यानी कि पूरा 360 डिग्री जब टर्न हो गया, तो वन टर्न हम किसको कह रहे हैं, जब एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक 360 डिग्री टर्न हो गया पूरा स्ट्रक्चर, तो वो हमारा एक टर्न कहलाएगा, और उस एक टर्न में 3.6 अमीनो एसिड होंगे, और जो लेंथ पूरी जो 360 टर्न ली है पूरा टर्न की पूरी लेंथ होगी वो होगी 5.4 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.54 नैनोमीटर। ये मैंने दोनों यूनिट्स में लिखा है क्योंकि जब हम इसे अपने नोट्स में इन्वॉल्व करेंगे, राइटिंग हैबिट बनाएंगे, तो ही हमें आइडिया होगा कि नैनोमीटर कितना होता है और एंगस्ट्रॉम क्या होता है। कभी कभी कंफ्यूजन में आप गलत स्टेटमेंट भी टिक करके आ सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में यहाँ पे हो सकता है मैंशन हो कि अल्फा हेलिक्स की जो एक टर्न की लेंथ होती है या फिर एक हेलिक्स की जो लेंथ होती है वो 5.4 नैनोमीटर होती है, पर ऐसा नहीं है, तो वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपने याद करा हुआ एक ही यूनिट में भी 5.4 एंगस्ट्रॉम और आपको लगेगा कि 5.4 तो थी, तो आप 5.4 को टिक करके आ जाएंगे कि वो करेक्ट स्टेटमेंट है, बट वो करेक्ट नहीं होगा। तो ये मैंने यहाँ पे दोनों यूनिट्स में मेंशन करा हुआ है कि 5.4 एंगस्ट्रॉम में होती है और 0.54 नैनोमीटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी डिस्टेंस जो होती है दो अमीनो एसिड के बीच में, वो होती है 1.5 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 1.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो एंगस्ट्रॉम का आपका कन्वर्जन भी यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। 1.5 एंगस्ट्रॉम कितना होगा, 0.15 नैनोमीटर। तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस जो है दो अमीनो एसिड रेसिड्यू के बीच में। सिंगल हेलिक्स में हमारे 13 एटम्स मिलेंगे, वो मैं भी आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगी, तो मैं एक्सप्लेन करूंगी 13 एटम्स कैसे, इसलिए हम इसको 3.6 13 हेलिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि 3.6 क्या है, अमीनो एसिड के रेसिड्यूज हैं पूरे एक टर्न में या फिर एक हेलिक्स में, और 13 हम रेफर करते हैं एटम्स के लिए, क्योंकि उसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मैंने आपको एक्सप्लेन करा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल रहता है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है ऑक्सीजन से हाइड्रोजन में, उनके बीच में 13 एटम्स आते हैं। अब आप सोच रहे हैं कैसे, वो मैं आपको ये एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगी अल्फा हेलिक्स का, तब समझाऊंगी। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स अगर हमें निकालने हो तो वो कैसे निकाल सकते हैं हम, कि टोटल अमीनो एसिड जितने भी हैं रेसिड्यूज, उनमें से हम 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू भी लिख दिया कि ये डैश नहीं है, ये माइनस का साइन है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड में से 4, तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर 60 अमीनो एसिड रेसिड्यूज की एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो हमें अगर हाइड्रोजन बॉन्ड के नंबर निकालने की टोटल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, तो वो होगा 60 - 4, यानी कि 56 हाइड्रोजन बॉन्ड्स उस स्ट्रक्चर में मिलेंगे। और ये हम कैसे निकालते हैं, n से लेकर n+4 जो हमारा अमीनो एसिड का रेसिड्यूज होता है उसमें हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, यानी कि जो एक फर्स्ट हमारा अमीनो एसिड का रेसिड्यू होगा उसके आगे 4 और हम काउंट करेंगे, यानी कि 5th जो अमीनो एसिड रेसिड्यू होगा उसके हाइड्रोजन एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो फर्स्ट जो हमारा अमीनो एसिड का रेसिड्यू है उसका ऑक्सीजन कार्बोक्सिल
ग्रुप का, और जो 5th हमारा होगा अमीनो एसिड का रेसिड्यू पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन में, उसका जो हाइड्रोजन एटम होगा अमीनो ग्रुप का, उससे हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। नेक्स्ट पॉइंट इसकी प्रोलीन जो है वो अल्फा हेलिक्स का डिस्ट्रप्टर है, यानी कि प्रोलीन जो है अल्फा हेलिक्स में जहाँ भी आ जाएगा वहाँ से अल्फा हेलिक्स टूट जाएगा, इसलिए उसका कहीं भी अल्फा हेलिक्स के बीच में आना पॉसिबल नहीं है। एंड ग्लाइसिन इज ऑल्सो सीन लेसर इन अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 13 एटम्स कैसे होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है। यहाँ पे मैंने रेड से जो बॉन्ड मार्क करा है वो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है, वो मैंने हर स्ट्रक्चर में करा है जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सो ये जो CONH में बॉन्ड बनता है पेप्टाइड बॉन्ड होता है, मैं आपको बार बार रिमाइंड कराती रहती हूँ जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो स्ट्रक्चर समझते हुए। कार्बोक्सिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन ग्रुप है वो 5th अमीनो एसिड रेसिड्यू के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, हाइड्रोजन एटम जो होता है अमीनो ग्रुप का उसके साथ। सो दिस इज द फर्स्ट अमीनो एसिड रेसिड्यू, ये पेप्टाइड बॉन्ड आ गया। फिर इसके बाद सेकंड अमीनो एसिड रेसिड्यू, ये आ गया हमारा सेकंड पेप्टाइड बॉन्ड। सो दिस इज द 5th अमीनो एसिड रेसिड्यू जिसका ये अमीनो ग्रुप का हाइड्रोजन है, इसके साथ ये वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है। ये थोड़ा कंजेस्टेड सा बन गया है, इसलिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं इस चीज़ को कि ये जो है ये वाला अमीनो एसिड रेसिड्यू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये आ गया 5th, ये इनकम्प्लीट है थोड़ा सा। यहाँ पे ये 5th जो है ये वाला हाइड्रोजन एटम जो है वो 5th अमीनो एसिड रेसिड्यू का है, तो ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है। तो ये फीजिबल इसलिए क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जब ट्विस्ट होगा तो ये हाइड्रोजन इसके विसिनिटी में आएगा ही नहीं, इसकी सराउंडिंग में आएगा ही नहीं। तो ये वाला जो ऑक्सीजन एटम है वो इस वाले हाइड्रोजन बॉन्ड के कॉन्टेक्ट में आएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से और पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि एटम की दूसरे एटम के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन है, उसके बेसिस पे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो अगर हम काउंट करें ये जो हमारा ऑक्सीजन से लेकर हाइड्रोजन है उसके बीच में कितने एटम हो गए हाइड्रोजन बॉन्ड में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13th हमारा हाइड्रोजन एटम है जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है ऑक्सीजन एटम। सो ये हमारे 13 एटम्स हो गए और ये हमारा पूरा होता है एक टर्न। तो एक टर्न में यानी एक हेलिक्स में 13 एटम्स प्रेजेंट हो गए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड हो गया ये। तो यहाँ पे जो मैंने पॉइंट मेंशन करा था कि 13 एटम्स होते हैं एक सिंगल हेलिक्स में और इसलिए इसको 3.6 13 हेलिक्स बोलते हैं, वो इसी रीज़न की वजह से। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से होती है। फर्दर इसके बाद जो ऑक्सीजन एटम है ये वाला, ये फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, ये सेकेंड और ये जो थर्ड वाला है ये फर्दर नेक्स्ट अपने इसके बाद जो 4th अमीनो एसिड आएगा उससे बॉन्ड करेगा, यानी कि ये खुद तो हो गया फर्स्ट, इसके बाद और 4 अमीनो एसिड रेसिड्यू का जो हाइड्रोजन एटम आएगा अमीनो ग्रुप का उसके साथ बॉन्डिंग करेगा। तो इस तरह से बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे ये हेलिक्स के फॉर्म ले लेता है और उसको हम अल्फा हेलिक्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो मेन चेन होती है यानी कि बैकबोन होती है पूरे स्ट्रक्चर की, उसमें अल्फा कार्बन एटम के से रिलेटेड ही एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग में, तो इसलिए ये अल्फा हेलिक्स कहलाता है। 3.6 13 हेलिक्स भी कह सकते हैं। तो अगर कहीं पे 3.6 13 हेलिक्स मेंशन है तो आपको कंफ्यूजन नहीं रखनी है कोई भी, वो अल्फा हेलिक्स ही है। सो जो लास्ट पॉइंट्स है जिन पे क्वेश्चन बन सकता है, एक पॉइंट ये भी रह गया हमारा कि अमीनो एसिड रेसिड्यूज जो कि टर्मिनल पे होते हैं यानी कि C टर्मिनल और N टर्मिनल पे होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन के, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो अगर कहीं भी स्टेटमेंट लिखा हो कि ऑल अमीनो एसिड रेसिड्यूज पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्फा हेलिक्स और सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो ये क्या होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। टर्मिनल अमीनो एसिड कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, वो ओपन रहते हैं, ओपन एंडेड। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एलेनिन, ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, ल्यूसीन, मिथिनिन, आर्जिनिन, ये जो सारे 6 अमीनो एसिड हैं ये हेलिक्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, अल्फा हेलिक्स बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। और वहीं पे अगर अपोजिट साइड देखें कि वेलिन, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, क्योंकि इन तीनों का जो स्ट्रक्चर है बल्कि है या फिर कह सकते हैं इनकी साइड चेन में ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है कहीं ना कहीं, तो इसलिए ये जो अमीनो एसिड है तीनों, ये स्ट्रक्चर जो है अल्फा हेलिक्स का उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। सीरीन, एस्पार्टेट और एस्पेराजीन की अगर हम बात करें तो इनकी जो आर ग्रुप होता है उसमें ही कुछ हाइड्रोजन एटम डोनर प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंपटीशन हो जाता है और अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर नहीं बन पाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए ये तीनों भी अल्फा हेलिक्स बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और जहाँ भी प्रेजेंट होंगे वो स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देंगे। और प्रोलीन जैसा कि हमें पता ही है बल्कि स्ट्रक्चर है एंड इसके पास इम्यूनो ग्रुप होता है जो कि साइक्लिक है, तो उसकी वजह से इशूज़ होते हैं अल्फा हेलिक्स बनाने में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती। और तो ये क्या होते हैं, हेलिक्स ब्रेकर। तो ये आपको ज़रूर से याद होने चाहिए दोनों की, हेलिक्स फॉर्मिंग अमीनो एसिड्स कौन से और हेलिक्स ब्रेकिंग अमीनो एसिड कौन से हैं। तो इतना आइडिया आपको ज़रूर होना चाहिए अल्फा हेलिक्स के बारे में। वन लास्ट थिंग अबाउट हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज की 3.6 13 हेलिक्स जो हमने अभी पढ़ा, 3.6 अमीनो एसिड्स होते हैं जिसमें और 13 एटम्स होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के लूप में, जैसे मैंने अभी आपको काउंट कराया। यहाँ से यहाँ तक भी आप काउंट करेंगे इस तरह से, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, इसको करते करते जब तक आप हाइड्रोजन पे पहुँचेंगे तो 13 एटम्स होंगे। उसी के अकॉर्डिंग इसके डिफरेंट वर्जन्स हमें नेचर में मिलते हैं। 2.27 हेलिक्स, यानी कि इसको मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत आई होप नहीं है कि 2.2 का मतलब हो गया अमीनो एसिड रेसिड्यूज कितने हैं इसमें, 2.2 और
7 एटम्स होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के लूप में, यानी कि ऑक्सीजन जो नेक्स्ट हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा उनके बीच में टोटल 7 एटम्स हो जाएंगे इंक्लूडिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दैट आर इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो nth अमीनो एसिड और n+2 अमीनो एसिड में होगी। मतलब फर्स्ट अमीनो एसिड जब थर्ड अमीनो एसिड के एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तब क्या बनाएगा 2.27 हेलिक्स। टी10 हेलिक्स भी क्या हो गया, जिसमें जो 3 अमीनो एसिड रेसिड्यूज हैं और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हो रही है वो हर 10 एटम्स के बीच में हो रही है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सो उसमें जो बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो n से लेकर n+3 अमीनो एसिड तक होती है, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ अमीनो एसिड रेसिड्यू के बीच के एटम्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लूप बनता है। और 4.416 हेलिक्स भी इसी तरह से होता है एंड उसको हम पाई हेलिक्स भी बोलते हैं। और उसमें बॉन्डिंग का जो लूप बनता है वो फर्स्ट और 6 अमीनो एसिड का बनता है, और यानी कि n से लेकर n+5, यानी कि अगर फर्स्ट का बना है 6 के साथ तो सेकंड का बनेगा 7th वाले अमीनो एसिड रेसिड्यू के साथ। एंड एक्चुअली टर्मिनल पे जो अमीनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए हम फर्स्ट वाले अमीनो एसिड रेसिड्यू को कंसिडर ही नहीं करेंगे। ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। एंड फर्स्ट अमीनो एसिड और लास्ट अमीनो एसिड जो होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन में यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर में, वो कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। सो दैट्स ऑल अबाउट अल्फा हेलिक्स एंड आई होप आपको समझ में आया हो। और अल्फा हेलिक्स पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे उस एग्जाम में। आई होप आपको रिवीजन करने में भी ये शीट हेल्प करेगी। इस तरह से मैंने कंसाइजली पॉइंट्स नोट कराए हैं एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करा है। तो अप नेक्स्ट वी हैव बीटा प्लीटेड शीट टू स्टडी। सो बीटा प्लीटेड शीट को हम सिंपली बीटा शीट भी कह सकते हैं, और वो कुछ इस तरह से जिगजैग होती है। जो कॉइलिंग स्ट्रक्चर होता है अल्फा हेलिक्स का वो इस तरह से सर्कुलर होता है, बट जो बीटा शीट होती है वो इस तरह से शार्प दिखने वाली होती हैं और एक्सटेंडेड होती हैं, इस तरह से बिल्कुल कॉइल्ड नहीं होती हैं। सो ये जो बीटा शीट बनती है वो इस एक पॉलीपेप्टाइड चेन का जो दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ इंटरेक्शन होता है उससे बनती हैं। तो अगर इस तरह से 2-3 हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसे अरेंज हो जाएंगी तो ये क्या बना लेंगी, बीटा शीट। ये पूरा क्या बन जाएगा, एक शीट लाइक स्ट्रक्चर, जब ऐसे ऐसे इसके यूनिट्स ज्वाइन होंगे पॉलीपेप्टाइड चेन के। तो ये एक चेन होगी पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये दूसरी चेन होगी और ये तीसरी, और एक चेन को हम बीटा स्ट्रैंड बोलते हैं और इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे बीटा शीट। तो ये भी क्या होता है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर। हमारा डिफरेंस क्या आता है, जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर था उसमें इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि विद इन द चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ पे क्या है, चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि एक चेन का दूसरी चेन के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इंटरेक्शन उसके बेसिस पे होता है। अब आप सोचेंगे यहाँ पे एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन और यहाँ पे एक से ज्यादा, तो इसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने क्या बताया सेकेंडरी स्ट्रक्चर स्टेबलाइज होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। तो जो भी स्ट्रक्चर में हम ऑब्जर्व करेंगे कि अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हटा दें तो वो स्ट्रक्चर बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इस बेसिस पे अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट क्या हो गए, हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया प्रोटीन के, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो ये स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा। तो इसमें इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है और इसमें इंट्राचेन। आप चाहें तो ये पॉइंट भी इस वाले हेडिंग में ऐड कर लें कि इसमें इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है और बीटा प्लीटेड शीट में इंटरचेन। दिस इज द बीटा शीट combinedly and one polypeptide chain is called as beta strand। तो इन बीटा शीट्स अगर हम बात करें स्ट्रैंड्स की, तो एक बीटा शीट में 2 से लेकर 22 यानी 22 बीटा स्ट्रैंड्स हो सकते हैं एक बीटा शीट बनाने में, और ऑन एन एवरेज 6 बीटा स्ट्रैंड्स प्रेजेंट हो सकते हैं एक बीटा शीट में। इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और एक स्ट्रैंड में मैक्सिमम 15 रेसिड्यू प्रेजेंट हो सकते हैं अमीनो एसिड के, यानी कि इस एक स्ट्रैंड में 15 अमीनो एसिड के रेसिड्यू प्रेजेंट हो सकते हैं। और इसका भी एवरेज अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज 6 रेसिड्यूज का प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट है एक पॉलीपेप्टाइड चेन में, जिससे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके बीटा शीट बना सके। तो ऑन एन एवरेज 6 बीटा स्ट्रैंड प्रेजेंट हो सकती है एक बीटा शीट में, और एक स्ट्रैंड में 6 अमीनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट हो सकते हैं। इसको स्ट्रक्चर को डिस्कवर करा था पॉली एंड कोरी ने सिल्क फिब्रोइन में। तो नेक्स्ट हमारा है फाई एंड साई एंगल्स की वैल्यू। हम देखेंगे बीटा प्लीटेड शीट जो है वो 2 टाइप्स की हो सकती है, पैरेलल और एंटी पैरेलल। अगर पैरेलल होगी तो एन टर्मिनल और सी टर्मिनल एक एक साइड होंगे, यानी कि जिस साइड एन टर्मिनल एक बीटा स्ट्रैंड का होगा उसी साइड दूसरी स्ट्रैंड का भी होगा, और जिस साइड कार्बोक्सिल टर्मिनल होगा यानी कि सी टर्मिनल उसी साइड दूसरी स्ट्रैंड का भी होगा। तो ये पैरेलल हो जाएंगे क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो सेम हो गया। बट एंटी पैरेलल में क्या होगा, एक साइड एन टर्मिनल होगा एक बीटा स्ट्रैंड का और दूसरी बीटा स्ट्रैंड का सी टर्मिनल होगा उस साइड, और अपोजिट साइड में उल्टा हो जाएगा, एक बीटा स्ट्रैंड का सी टर्मिनल होगा और दूसरी बीटा स्ट्रैंड का एन टर्मिनल होगा। तो इससे ये क्या होगा, एंटी पैरेलल बीटा शीट कहलाएगी। एंटी पैरेलल बीटा शीट और पैरेलल बीटा शीट का जो फाई और साई एंगल की वैल्यूज होगी वो भी डिफरेंट होगी क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंटली ऑक्यूपाइड है। तो फाई और साई वैल्यूज ये हैं -140 डिग्री और +135 डिग्रीज
रेस्पेक्टिवली। और उसी में अगर हम एंटी पैरेलल का देखें, ये पैरेलल का था तो एंटी पैरेलल में 20 डिग्रीज का डिफरेंस आ रहा है। आप इस तरह से लर्न कर सकते हैं कि फाई जो एंगल है वो 120 डिग्री है माइनस का, अगर हम बात करें एंटी पैरेलल में, और पैरेलल में है 140 डिग्री, और साई वैल्यू जो है वो प्लस 135 डिग्री है पैरेलल बीटा शीट में, और एंटी पैरेलल बीटा शीट में 115। और जो दो अमीनो एसिड्स होते हैं इस बीटा स्ट्रैंड में यानी पॉलीपेप्टाइड चेन में, एक में उसके बीच में डिस्टेंस होता है 3.5 एंगस्ट्रॉम, और हमने अल्फा हेलिक्स में देखा था कि वो दो अमीनो एसिड रेसिड्यू के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1.5 एंगस्ट्रॉम है। तो इतना आपको आइडिया लग रहा होगा कि अल्फा हेलिक्स जो है वो ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर होगी, और जो बीटा प्लीटेड शीट है वो थोड़ा सा ओपन स्ट्रक्चर होगा, या फिर कहेंगे उतना कॉम्पैक्ट नहीं होगा। सो बीटा शीट जो है उसके अमीनो एसिड के रेसिड्यूज के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस है, यानी ज़्यादा ही एक्सटेंडेड फॉर्म में ये स्ट्रक्चर होगा एज कम्पेयर टू अल्फा हेलिक्स। पैरेलल बीटा शीट में एन टर्मिनल दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन का साथ में होगा और सी टर्मिनल साथ में होंगे, तो पैरेलल बीटा शीट बनाएंगे। और बीटा स्ट्रैंड जिनका एन टर्मिनल एक का और दूसरी का सी टर्मिनल एक साइड पे होगा वो होगी एंटी पैरेलल बीटा शीट। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। इन स्ट्रक्चर्स को हम डिटेल में देखेंगे आगे। सो हेयर वी विल डू अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पैरेलल बीटा शीट एंड एंटी पैरेलल बीटा शीट। सो जो पैरेलल बीटा शीट्स होती हैं उनमें एन टर्मिनल दोनों स्टैंड्स का एक ही साइड होता है और सी टर्मिनल एक साइड, और ये सेम डायरेक्शन में रन करती हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं ये लेस स्टेबल होती हैं। इसका रीज़न हम आगे देखेंगे। और एंटी पैरेलल शीट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में रन करती हैं, यानी एक साइड एक पेप्टाइड चेन का एन टर्मिनल होगा और दूसरी पेप्टाइड चेन का उसी साइड सी टर्मिनल होगा, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में रन करती है। इसकी डायरेक्शन हो गई दिस एंड इसकी डायरेक्शन हो गई अपोजिट। सो ये हो गई एंटी पैरेलल बीटा शीट। अब ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है उसमें मैंने येलो कलर से जो मार्क करे हैं एटम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, वो क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो पैरेलल बीटा शीट में क्या होता है, ये कुछ इस तरह से 150 डिग्री पे अलाइन रहती हैं, यानी कि जो पूरा स्ट्रक्चर है उससे 150 डिग्री डिफ्लेक्टेड हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि अनस्टेबल हो जाती है। वहीं अगर हम कंपेयर करें एंटी पैरेलल बीटा शीट में, तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है विद रिस्पेक्ट टू द होल स्ट्रक्चर वो 180 डिग्री पे होती है, तो ये ज़्यादा स्टेबलाइज्ड रहती हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ये इस तरह से होती हैं कि ऑल्टरनेट जो एटम है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम जो है वो ऑक्सीजन के सामने नहीं आ रहा है बॉन्डिंग के लिए। अगर सामने ही होता तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती। और यहाँ पे एंटी पैरेलल में कुछ इस तरह से अरेंजमेंट हो जाता है कि हाइड्रोजन के सामने ही जस्ट ऑक्सीजन आ जाता है और जो बॉन्ड है वो 180 डिग्री के एंगल पे बन जाता है, तो ये बिल्कुल स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर हो जाता है। तो ये एंटी पैरेलल बीटा शीट जो है वो पैरेलल बीटा शीट से ज़्यादा स्टेबल होती है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा ऑब्जर्व की जाती है नेचर में। दोनों पॉलीपेप्टाइड कैसे एडजेसेंट यानी नेबरिंग पॉलीपेप्टाइड, तो जिस साइड पेप्टाइड 1 का आर चेन लाई करेगी यानी कि लेफ्ट साइड है, उसी साइड दूसरी आर चेन का भी आर ग्रुप लाई करेगा, यानी कि अगर लेफ्ट साइड है आर ग्रुप तो लेफ्ट साइड ही होगा आर ग्रुप दूसरी पेप्टाइड चेन का। अगर यहाँ पे राइट साइड आ गया तो यहाँ भी राइट साइड आ गया। एडजेसेंट आर चेन जो होती है यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में लाई करती है। एडजेसेंट आर चेन लाई ऑन अपोजिट साइड की अगर ये पूरा बीटा शीट का स्ट्रक्चर है दो पॉलीपेप्टाइड का, तो एक का जो आर चेन है वो अगर लेफ्ट साइड है तो दूसरी का आर चेन राइट साइड होगी सेम वे। वहीं पे अगर राइट साइड है एक का आर ग्रुप तो दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन का है वो लेफ्ट साइड होगा। तो इससे क्या जनरेट होता है, एक ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर जनरेट होता है, क्योंकि ये एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर है, डायरेक्शन जो है अपोजिट है, इस वजह से ये हमें आउटपुट मिलता है। अब बात करते हैं ऑल्टरनेट आर चेन की, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक बार लेफ्ट में आ रही है आर चेन, एक बार राइट में आ रही है। तो जो सेम साइड पे ऑल्टरनेट आर चेन है, यानी कि ऑल्टरनेट हम बोलते हैं ना 1 2 3, तो 1 और 3 कैसे हैं ऑल्टरनेट। सो ये ऑल्टरनेट जो आर चेन है, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन में ऑल्टरनेट आर चेन की अगर हम बात करें तो उनके बीच का डिस्टेंस 7 एंगस्ट्रॉम होता है। ये भी आपको एक आइडिया होना चाहिए। और सेम ही एंटी पैरेलल बीटा शीट में भी होता है कि ऑल्टरनेट आर चेन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 7 एंगस्ट्रॉम होता है, या फिर हम कह सकते हैं 0.7 नैनोमीटर। यहाँ पे एक और पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम NMR एक्सचेंज का, जिसमें जो अमाइड ग्रुप होता है या अमीनो ग्रुप होता है उसका हाइड्रोजन के साथ हम ड्यूटेरियम का एक्सचेंज कराते हैं, ये पता लगाने के लिए कि अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है या बीटा शीट स्ट्रक्चर है। तो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में स्लो एक्सचेंज रहता है, क्योंकि उसके सारे जो हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। बट ऑन द अदर साइड बीटा शीट जो है वो 50% एक्सचेंज क्विक दिखाता है, 50% स्लो दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में लाई कर रहा है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। बट जो हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम पॉलीपेप्टाइड चेन के बाहर लाई कर रहा है वो इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो वो फ्री फॉर एक्सचेंज है। तो ड्यूटेरियम जो है वो क्विकली इसको एक्सचेंज कर देगा या रिप्लेस कर देगा यहाँ से और खुद अपनी जगह ले लेगा। तो हम NMR में जब ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ड्यूटेरियम ने क्विकली 50% एक्सचेंज कर लिया है, 50% स्लो हो रहा है, तो वो कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, बीटा शीट। वहीं अगर हम देखेंगे अल्फा हेलिक्स में तो वहाँ स्लो एक्सचेंज रहता है, क्योंकि सारे के सारे एटम हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ।
यहाँ पर जो है ये वाला ऑक्सीजन एटम इस हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम है वो अपने नेक्स्ट हाइड्रोजन के साथ कर रहा है। ये वाला हाइड्रोजन एटम इधर से जो ऑक्सीजन काउंट करते हुए यहाँ पे 13th नंबर पे आएगा हाइड्रोजन, उसके साथ बनेगा। यहाँ पे जो सारे एटम्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए जो ड्यूटेरियम एक्सचेंज है उसके लिए अवेलेबल नहीं है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पैरेलल एंड एंटी पैरेलल बीटा शीट। और लास्ट शीट पे हमने पढ़ा अल्फा हेलिक्स। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। तो अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट जो स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उनकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिए हैं। आई होप कि आपको पढ़ने में इजी लगा हो और नोट्स जो हैं वो काफ़ी कंसाइज थे। हमने अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट को कम्प्लीटली कवर कर लिया है। बीटा टर्न्स और डोमेन्स एंड मोटिव्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके साथ साथ हम कवर करेंगे टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को। सो आई होप कि आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, इससे आपको चैनल के बारे में सारी अपडेट्स मिलती रहें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी, लेट्स मेक अ डिफरेंस।